So we were being talking about the recap. Right before that, all your doubts, guys. जो आपके doubts हैं. Send your doubts first of all, so that we can have a discussion. Yes. So here I am having the doubt over here. Yeah, in question 103, which option will we choose if mother and father both are hemophilic and all daughter will be hemophilic and mother is carrier father is hemophilic? Okay, right. See the question, guys. Answer बताओ मुझे इसका फटाफट से. Everyone. Question number 103, carrier and hemophilic. नहीं बेटा, अगर मदर हीमोफिलिक होगी तो मदर विल डाई. राइट, तो इसलिए उसने कहा ना कि पॉसिबिलिटी फीमेल की हीमोफिलिक होने की रेयर क्यों है. राइट, क्योंकि उसके लिए मदर का कैरियर और फादर का हीमोफिलिक होना जरूरी है. राइट, तो वो हम केस लेके चलेंगे. राइट, और अगर मैं लेके चलूँ कि मदर हीमोफिलिक है फादर नॉर्मल है तो वो भी नहीं कंडीशन सही है. अगर मैं लेके चलूँ मदर हीमोफिलिक है तो फादर कैरियर पॉसिबल नहीं है, और अगर दोनों हीमोफिलिक है तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है दोनों में रिप्रोडक्शन. राइट, रिप्रोडक्शन कैन ओनली बी पॉसिबल कि जब एक एटलीस्ट कैरियर हो. तो उसके बेसिस पे हम ये लेके चलेंगे कि वन हैज टू बी कैरियर एंड अनदर हैज टू बी हीमोफिलिक. समझ आया पॉइंट? यस मानसिका, क्लियर है डाउट बेटा? इन बोथ द केस. यस मैम. हाँ, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो मुझे मैंने स्टार्टिंग में नहीं सुना आपने क्या बोला है. देखो आई सेड बच्चे इसके अंदर इस क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर फीमेल बीइंग हीमोफिलिक बोला उसने. तो फीमेल अगर हीमोफिलिक चाहिए वो एक्सट्रीमली रेयर क्यों है? क्योंकि हमारे पास राइट फीमेल का एक होना वो रेयर इसलिए क्योंकि वो लेटेंसी कॉज कर देता है इन दी अर्ली स्टेजेस ओनली. और जब अर्ली स्टेजेस में ही लेटेंसी कॉज हो चुकी है तो आगे का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. राइट, कि कैसे भी आगे वो ग्रो कर सकता है. राइट, तो इसी वजह से उसने कहा कि मदर को एटलीस्ट जो मदर होगी, मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी, वो अगर आप हीमोफिलिक बना दोगे तो कहाँ ही वो जिएगी और कहाँ ही रिप्रोडक्शन हुआ होगा. राइट, इट हैज टू बी कैरियर. राइट, एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक. फादर हीमोफिलिक होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है. राइट, एज अ ऑप्शन अगर देखा जाए तो अगर हम सी ऑप्शन देखें, मदर इज हीमोफिलिक फादर इज नॉर्मल, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है. राइट, दोनों हीमोफिलिक है तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर दोनों हीमोफिलिक है तो फीमेल तो सर्वाइव ही नहीं करने वाली. राइट, तो वो भी पॉसिबिलिटी हम लेके नहीं चल सकते. राइट, क्लियर हुआ पॉइंट? राइट, डन है क्वेश्चन बेटा? नाउ the next one. Yes, any other doubt to anyone बच्चे? और कोई specific doubt? Yes guys, clear हो गया सब कुछ अच्छे से? Everyone completed? Yes or no? मैम थोड़ी हाँ, इसमें क्या आ रही है? पेडिग्री एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है. हाँ, पेडिग्री एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है. पेडिग्री एनालिसिस में पैकेज के क्वेश्चंस में मैम ट्राई किए थे. मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में आ रही है जिसमें हमें बताना होता है कि इसमें एक्स लिंक्ड है और किसमें डोमिनेंट है. हाँ, वो इसी वजह से बेटा कि अगर जैसे हमें मान लो यहाँ पर एक्स लिंक्ड और डोमिनेंट बताना है तो हम किस तरीके से उसको स्टेट अप करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. चलो आपके साथ एक मैं डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ और सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. just give me a second. Let me upload a point. Yes, I see. I think the doc is visible to everyone. Right. Do the first question, guys, and tell me which rate it is. फटाफट से जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. क्या आंसर आएगा? एंड एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू डू द क्वेश्चन, क्योंकि आप वो करके मुझे सॉल्व करके भेजने वाले हो उसका टेलीग्राम पे फोटो.
सिंपल सा क्वेश्चन है। So it has given the pedigree chart of family. क्या आंसर आ रहा है भाई? Okay, fine. ऑप्शन कौन सा करेक्ट लिया इसके अंदर? इतना टाइम तो सिंपल सा है, इसमें क्यों टाइम लग रहा है? फोर्थ। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? राइट कि मेल एंड फीमेल हैव बीन गिवन एंड ट्रेट आगे की तरफ पास हुआ है। राइट, तो ट्रेट हैज बीन फर्दर मूव। राइट, तो अब हमें वही देखना है कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वही हमें चीज को ऑब्जर्व करना है। राइट, तो नाउ लेट्स सी अबाउट हियर। मदर इज बीइंग, मदर हमने क्या लेके चला है यहाँ पर? मदर इज डिसीज्ड कैरियर। एग्जैक्टली। राइट, तो अब अगर मैं फादर को लेके चलो ट्रेट आगे जाएगा, इसका मतलब दोनों को अफेक्टेड तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मदर को कैपिटल ए इनटू स्मॉल ए लेके चलती हूँ तो पॉसिबिलिटी डिसीज होने की ये है मेरे पास। राइट, जहाँ पर मैं ये कह दूंगी कि डिसीज होने की पॉसिबिलिटी इन दोनों को है, दैट इज 50%। करेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ पर 2 जनरेशन्स में कंसिडर करूँ तो 2 जनरेशन्स में कंसिडर करने के बाद मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी? 75%। एम आई राइट? राइट, 75% हो जाएगी। ठीक है, राइट। 50% अगर मैं टोटल लेके चलूँ तो 75 to 100%, क्योंकि मैं प्रोजेनी के नंबर बढ़ा दूंगी। राइट, अब उसके बाद हमने कहा यहाँ पर इसका मतलब ये मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा? हेट्रोजाइगस, दैट्स ऑब्वियस। और ये मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा? होमोजाइगस। लेकिन अब मैंने कहा अगर मैं केस लेके चलती हूँ, चलो इसको मैं होमोजाइगस डोमिनेंट बना देती हूँ। राइट, और इसको मैं रेसेसिव, तो आपका ये केस जो होगा, अगर मैं इसको होमोजाइगस डोमिनेंट लेती हूँ तो कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए से करेंगे, तो अब मुझे बताओ क्या सारी प्रोजेनी डिसीज आएंगी? यस गाइस, ऑल प्रोजेनी डिसीज्ड। अगर सारी प्रोजेनी डिसीज है तो वो तो मेरे पास मिल ही नहीं रहा, मींस ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, राइट, ये ठीक जा रहा है कि फीमेल पेरेंट इज गोइंग टू बी दी हेट्रोजाइगस। अब हमें ये भी प्रूव करना है इसके अंदर कि वी हैव टू गो फॉर कि हम इसमें देखें कि कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। मींस अगर मैं इसमें मदर को कैरियर लेके चलूँ, XXC लेके चलूँ यहाँ पर XXC क्रॉस विद XY, राइट, तो क्या मेरे पास आने के चांस है यहाँ पर? XXC XY XXC XCY, ये आएंगे। राइट, लेकिन कैरियर तो हमारे पास डिसीज नहीं होता, डिसीज तो मेरे पास ये आएगा। तो इसका मतलब अगर इस तरीके से हम डिसीज लेके चलते हैं तो अब मेरे पास ट्रेट क्या आएगा यहाँ पर? राइट, द ट्रेट हैज टू बी, इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि हम दोनों, हमारे पास सन क्या हो जाएंगे? डिसीज, बट नो डॉटर हैज टू बी डिसीज। डॉटर डिसीज नहीं हो सकती। सॉरी, रुको 2 मिनट। इसके अंदर हमारे पास ये सॉरी XCY क्रॉस में XX, तो ये C हो गया। ठीक है, राइट, अब समझ आया पॉइंट? अब अगर मैं इसको लेके चलूँ तो टेल मी गाइस, अब क्या रिजल्ट आ जाएगा? XXC XCXC XY XCY, कितने सन और कितने डॉटर डिसीज्ड हैं? ये भी क्या है हमारे पास? डिसीज्ड, और ये भी क्या है हमारे पास? डिसीज्ड। राइट, इसका मतलब 50% मेल 50% फीमेल आर गोइंग टू बी डिसीज। अगर हम टोटल में देखें तो 2 जनरेशन अगर मैं बनाऊं तो 2 जनरेशन में से कितने डिसीज आ जाएंगे मेरे पास? 2 फीमेल एंड 2 मेल आउट ऑफ 8 आर डिसीज। क्या ये कलर ब्लाइंडनेस है? इज इट फॉलोइंग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बेटा? यस और नो? यस मैम। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? राइट, तो इट इज फॉलोइंग द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और जहां ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को फॉलो करेगा वहीं पर हम कह देंगे कि यस इट इज बीइंग अ कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट एज वेल। ये कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट भी हमारे पास है। राइट मैम, नाउ, व्हाट इज क्रॉस? व्हाट इज Criss cross. It was written that X linked inheritance are cross linked.
हाँ, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या क्रॉस लिंक नहीं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग कि हम ट्रांसमिशन कैसे देख रहे हैं, राइट, कि हमारे पास ये जो फादर है, फादर विल ट्रांसफर द ट्रेट टू द डॉटर एंड मदर विल ट्रांसफर द ट्रेट टू द सन। मदर सन को ट्रेट ट्रांसफर करेगा, फादर डॉटर को ट्रेट ट्रांसफर करेगा, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का नाम देते हैं इसको, ठीक है, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन, पेरेंट कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर, पेरेंट कुड हैव, नॉर्मल डॉटर तो आ ही रही है हमारे पास, और इट कुड बी कलर ब्लाइंडनेस एज वेल। समझ आया ये वाला पॉइंट? यस मैम। Fine, everyone completed? Yes guys, I want the answer from all people. Yes, do the next one and tell me the answer. जल्दी जल्दी अब आंसर मिले, मुझे इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए, क्वेश्चन पहले भी कर चुके हम, रिपीटिशन पे हो रहे हैं क्वेश्चंस। मैम फर्स्ट ऑप्शन। श्योर? यस मैम। अब बताओ मुझे, ये डिग्री से पहले मुझे बताओ, ये कौन सा इनहेरिटेंस फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता? रिसेसिव। रिसेसिव, ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड? चेक करो। ओके मैम। ऑटोसोमल मैम। अब अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, राइट, तो इसके अंदर इफ यू विल ऑब्जर्व, हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया, जस्ट yes, so we say mother and father both are non-deceased. Can I say it is being following skipping the generation? Yes or no? यस। जनरेशन स्किप हो रही है, और जहां हमने कहा जनरेशन, आज मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ तो बहुत ध्यान से, उसके बाद हम चैप्टर रिवीजन का शुरू करेंगे, राइट। तो एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। स्किपिंग द जनरेशन का मतलब एक कौन सा ट्रेट हो गया हमारे पास? इट इज गोइंग टू बी दी रेसेसिव, ये रिसेसिव ट्रेट हो गया हमारे पास। अब अगर मैंने कहा ये रिसेसिव ट्रेट है, तो उसके बेसिस पे हम अब ये देखना है कि एक्स लिंक्ड है या नहीं है। तो पहले तो ये प्रूव करते हैं कि एक्स लिंक्ड है या नहीं। फादर, मदर इज नॉर्मल, तो मैं मदर को अगर लेट सपोज कैरियर लेके चलूं तो एक सन को डिसीज होने के चांस है, एम आई राइट? लेकिन फादर नॉर्मल है, और अगर फादर नॉर्मल है तो क्या डॉटर को डिसीज होने के चांस है? नो, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है, इसका मतलब है किसको फॉलो नहीं कर रहा? इट इज नॉट फॉलोइंग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब समझ आया पॉइंट? नॉट फॉलोइंग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉलो किसको करेगा? फिनाइलकेटोन्यूरिया। रॉन्ग तो हम नहीं ले सकते, राइट। इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड है नहीं, और फिनाइलकेटोन्यूरिया एक्स लिंक्ड नहीं होता तो गलत हो गया हमारे पास, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन करें। हाँ, जल्दी से करो, फटाफट से सॉल्व। ऑटोसोमल रिसेसिव। कितनी बार क्लास में भी किया नहीं क्वेश्चन हमने, राइट। इस क्वेश्चन में हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट्स डिफाइनिंग ये बेसिकली हमें सिर्फ इतना बताएंगे कि इसके अंदर हमारे पास ट्रेड जब वो स्किप कर रहा है जनरेशन, जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन इससे आगे की तरफ नहीं आया तो स्किप हो गया, इसमें नहीं था और इसमें आगे आ गया तो स्किप हो गया। तो वापस अगर स्किप हो गया ट्रेड तो हमें पता चल गया इट इज गोइंग टू बी दी रेसेसिव, राइट। और एक्स लिंक्ड कैसे मना किया हमने इसको? हाउ वी से इट्स नॉट एन एक्स लिंक्ड, राइट। अगर हम एक्स लिंक्ड देखें तो, हाँ बोलो। इन फर्स्ट केस मैम फादर से सन पे चला गया ना, एक तो इनकी डॉटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि इसके अंदर हम लिख के चलें तो इफ यू विल से मदर कैरियर है, फादर हमारे पास डिसीज्ड है, तो फादर को XCY ले लिया, मदर को XXC ले लिया, तो उस केस में जाने के चांस है, ठीक है। ये दोनों सही आ रहे हैं कि हो सकते हैं डिसीज, राइट। डॉटर भी डिसीज हो सकती है, राइट। और उसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर सन भी बेसिकली डिसीज हो सकता है। लेकिन अगर आगे देखा जाए, राइट, तो इससे आगे अगर देखते हैं अगर ये डिसीज्ड है तो कोई भी सन नॉर्मल नहीं हो सकता,
मदर अगर डिसीज है तो सन नॉर्मल नहीं हो सकता, वो गलत हो गया यहाँ पर, राइट। इसी वजह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं, दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, ma'am. राइट, यस। Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन, अब लेट मी राइट अ क्वेश्चन, फिर ऊपर वाले आपको देते। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। In population of 1000 offsprings, produced after selfing, of parent with all and green seeds, okay। ओके, यहाँ तक नोट हो गया बेटा, टॉल एंड ग्रीन सीड तक? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ इस पर आ जाते हैं। हाउ मेनी प्रोजेनी हैव genotype similar to selved parent? Second, recombinant phenotype, pure line genotype similar to pure line parents, and parental phenotype। फटाफट से आंसर। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? Yes, everyone.
इतनी देर हो गई आंसर नहीं आना, जेनेटिक्स से क्वेश्चन भूल गए? Anyone in the class? हाँ जी, सॉल्व कैसे कर रहे हो पहले ये बताओ। हाउ आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चन? मैम बाय क्रॉसिंग टॉल येलो विद टॉल ग्रीन। ठीक है, राइट। तो अब अगर हमें क्रॉस करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? क्वेश्चन से दैट यू आर गोइंग फॉर द F1 सेल्फिंग। सेल्फिंग दे दी ना, तो सेल्फिंग का मतलब F1 सेल्फिंग, और आपको पास क्या मिला है? F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में आपको कितने ऑफस्प्रिंग मिले? 1000 ऑफस्प्रिंग्स। अब अगर 1000 ऑफस्प्रिंग्स आपको F2 जनरेशन में मिल रहे हैं F1 सेल्फिंग के बाद, राइट, तो इट विल बी सेइंग टू द कंडीशन कि अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, दैट यू हैव टू फॉलो, कि आपको यहाँ पर टॉल ग्रीन को आपने फ्यूज कराना है विद दी ड्वार्फ येलो। और हम जानते हैं कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो F2 की रेशो आपके पास क्या आ जाती है? 93:1। and when it is not saying anything means it is following independent assortment। तो अब अगर हम पूछे यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप, तो क्या होगा रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द जीनोटाइप गाइस, इतना तो बताओ जीनोटाइप क्या होगा। रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप को कैसे लिखेंगे? एज अ रिवीजन क्लास का क्या फायदा? दोबारा थोड़ी पढ़ रहे हैं हम टॉपिक, वी आर जस्ट डूइंग रीकैप। रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप क्या होगा हमारे पास? Yes, everyone. Okay, you can answer either on the Telegram, you can answer either on by unmuting yourself or on the MS chat. तो ऐसे क्वेश्चंस तो फिर मैं नहीं कराऊँ आपको, वो बेटर है, पढ़ा हुआ ही नहीं है कुछ भी। दैट्स अ रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप, एंड रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 4/16। तो आंसर क्या हो गया? 4/16 into 1000, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी तो नहीं करना है इसके अंदर, राइट। रिकॉम्बिनेंट टाइप, सॉरी, आपका ये वाला ऑप्शन था, that is the genotype which is being similar to the self parent, genotype similar to self parent, क्योंकि self parent कौन होता है हमारे पास? that is the F1 which is the heterozygote। तो यही तो निकालना है पहले ऑप्शन के अंदर, फिर इतना टाइम क्यों लग गया? अब आगे बताओ फटाफट से बाकी के ऑप्शंस, जल्दी से। अब रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप बताओ क्विकली। 9331 में रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कौन कौन से? 3 3 3 that is 6/16 into 1000। अगर रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप that is tall and yellow and dwarf and green, ये हो गए, राइट। उसके बाद अब हमने कहा थर्ड केस हमारे पास पूछा इसमें कि प्योर लाइन जीनोटाइप सिमिलर टू प्योर लाइन पेरेंट। अब बताओ जीनोटाइप। 2/16 into 1000।
हाँ, कैपिटल D, कैपिटल Y, स्मॉल t, स्मॉल y, 1/16 plus 1/16 equals to 2/16 into 1000. Direct question, right? Next, fourth, parental phenotype. Ten by 16 into Very good. 1000. 10/16 into 1000. That is 9/16 plus 1/16. 9/16 डोमिनेंट के लिए, 1/16 रेसिव के लिए। कोई क्वेश्चन दे तो रखा नहीं है, हमें क्या करना है, इसके बेस पे पिकअप दी आंसर। अब समझ आया पॉइंट? Yes, ma'am. Good. Now go for the question number 10 for pedigree. जल्दी, फिर उसके बाद नॉर्मल क्विज पे चले, क्वेश्चंस पे चले। Fourth option. Sure. Yes, ma'am. Everyone, is it a fourth option? Any other response? अब पेडिग्री जो पढ़ रहे हैं, अब अगर उसमें देखा जाए तो बस एक चीज देखनी है, ऊपर लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन द फैमिली। तो ब्लड डिसऑर्डर हमारे पास सिकल सेल एनीमिया भी है, थैलेसीमिया भी है और हीमोफीलिया भी है। उसके बेसिस पर हमें बताना है इसके अंदर, राइट? वी विल से इट्स बीइंग द वन। अब पहली बात, अगर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर पूछ दिया तो ये तीनों ही रिसेसिव है, और जहां मुझे पता चल गया कि ये तीनों ही रेसिव है, इसका मतलब मेरे पास डोमिनेंट वाले ऑप्शन तो यहाँ से नेग्लिफाई हो गए। डोमिनेंट वाले ऑप्शन को तो मैं देखूंगी नहीं, आई ओनली सी दी रेसिसिव ऑप्शन। अब अगर रेसिसिव वाले को देखते हैं तो यहाँ पर हमने कहा फीमेल इज डिसीज्ड एंड द फादर इज नॉर्मल, राइट? अब फीमेल अगर डिसीज्ड है तो आगे यहाँ पर सन को डिसीज होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। Son is coming normal, so means it is not following X-linked inheritance। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके अंदर आपका ऑटोसोमल कैसे है, तो प्रेजेंट इन द फर्स्ट जनरेशन, अगर जनरेशन में पिक करूँ तो फर्स्ट, ये सेकंड और ये आगे वाली हमारे पास थर्ड। तो फर्स्ट से सेकंड में गए, राइट? सेकंड में पास ऑन हुआ, फिर सेकंड जब पेरेंट बने उसकी प्रोजनी में गए, आगे पास ऑन हुआ, लेकिन इसमें नहीं था और इसमें आ गया, स्किप हो गया ना, राइट? हैव इट स्किप इन बिटवीन, और जहां मैंने कह दिया स्किप हो गया, वहां आंसर मेरे पास क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ आया सबको बेटा? Yes, ma'am. Done it? Yes. Good. So Yes, it's being an autosomal recessive disorder. Fine. Right. अच्छा, एक और क्वेश्चन कराना था मुझे। हाँ, ये बोला लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। Go for the question. तो मैं इसके बाद नेक्स्ट से स्टार्ट करूँ। Question number 21. Just a second. Read the question. Do it properly. And just give me a 2 minutes. Second. पूरा अच्छे से करो, बाकी के बताओ क्यों नहीं, कहाँ कहाँ अटके, कौन से प्रोसेस में अटके हो, ठीक है? जस्ट नोट इट डाउन। हाँ, बस एक मिनट, आई विल बैक, एक मिनट। Yes. What's the answer coming up? Second, ma'am. Second. Sure? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके ना, अब देखो एक ऑप्शन जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहते हैं ना, ये तभी फॉलो होगा जब सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा, इट विल फॉलो दी मैटरनल इनहेरिटेंस, अदरवाइज ये कभी भी हम फॉलो नहीं करेंगे। व्हेनेवर मैटरनल इनहेरिटेंस वी विल फॉलो इट, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करते। तो अब हमने कहा यहाँ पर देखो मदर हैज अ ट्रेट फादर डोंट, आगे की 100% ट्रांसमिशन यहाँ से देखते, और देयर इज नो स्किपिंग ऑफ ट्रेट, नो स्किपिंग ऑफ ट्रेट। अब अगर ट्रेड स्किप ही नहीं हुआ, आगे पास ऑन होता चला गया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हर जनरेशन में पास ऑन हुआ, तो इट्स गोइंग टू बी द रेसिस डोमिनेंट वन। अब एक्स लिंक्ड क्यों नहीं है, क्यों हमारे पास ऑटोसोमल है? पहली बात तो एक्स लिंक्ड ऑप्शन ने दिया नहीं, लेकिन फिर भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दे रखा है, तो वो देखते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास मदर इज बीइंग डिसीज्ड एंड फादर इज नॉट, तो मदर का ट्रेट तो हो गया एक्स सी ले लो या फिर एक्स ले लो, तो उस केस में डॉटर के डिसीज होने के चांस है, बिल्कुल आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें देखो फादर डिसीज्ड है XCY, डॉटर हैज टू बी डिसीज्ड, होना ही होना है, कोई चांस नहीं है कि डॉटर हो जो नॉन डिसीज्ड हो, दोनों डॉटर डिसीज रहेंगे, लेकिन दोनों क्या आ रही है, नॉर्मल। इसका मतलब नॉट फॉलोइंग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ आ गया सबको अच्छे से? Everyone clear with the facts? Good. Yes. Now do another question. क्वेश्चन करो फटाफट से, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। An individual is hemophilic with albinism and penalty such that can transfer to one of the daughter. What will be the genotype? Go for it. Yes, everyone. What should be the answer? सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना है बस।
Yes guys. हाँ जी, no response I am getting. आज सबके सब क्या क्या हो गया सबको? I am not getting any response. एकदम शांति हुई पड़ी है क्लास में. आपने कहा था ये 2 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे. इधर say it wrong, say it guys. ऐसे रिकैप का कोई फायदा नहीं होने वाला है. Question is saying an individual is hemophilic with albinism, right? और albinism के साथ साथ phenylketonuria भी है, right? Such that the individual can transfer disease to one of the daughter. What will be the genotype? अब जो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि भाई इंडिविजुअल का जो है हीमोफिलिक नेचर भी है, एल्बिनिज्म भी है, फिनाइलकीटोन्यूरिया भी है, राइट, और वो डिसीज डॉटर को ट्रांसफर भी कर सकता है. तो अगर उस केस में देखा जाए तो मींस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी द मेल, क्योंकि डॉटर को ट्रांसफर करने वाला तो मेल ही होता है, ठीक है. और टू वन ऑफ द डॉटर का मतलब, राइट, अगर हम हीमोफीलिया के लिए लेके चले XCY, राइट, एल्बिनिज्म भी वन ऑफ द डॉटर में जा रहा है, मींस एक ही में अलील जाएगा, एक में नहीं जाएगा, और आपका ये भी एक ही में जाएगा. तो अब मुझे यहाँ पर पूछना है व्हाट विल बी द जीनोटाइप. जीनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, राइट. तो अगर मैं जीनोटाइप पूछूं तो इसका मेरे पास जीनोटाइप ये हो गया XCY प्लस AA प्लस P कैपिटल P स्मॉल p. अब अगर मैं यहीं पर इसके, अभी तक आपको मैंने क्वेश्चन कराया था गेमीट के जीनोटाइप का, तो गेमीट का जीनोटाइप भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिसीज कॉज करने वाला होगा, दैट इज, राइट, हमारे पास स्मॉल a स्मॉल p प्लस XC. डिसीज कॉज करेगा कैपिटल A कैपिटल P प्लस XC plus Y is going to cause the normal, राइट. और इसकी अगर पॉसिबिलिटी निकालनी होगी तो क्या आंसर आ जाएगा, राइट. कैपिटल A आने की स्मॉल A आने के चांसेस 1/2, स्मॉल p आने के चांसेस 1/2, XH के आने के चांसेस 1/2. आंसर इज 1/8. हाँ जी बच्चा, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस एवरीवन, फाइन, राइट, कंप्लीट है यहाँ तक अच्छे से, ठीक है, राइट. अब नाउ टेल मी who is being defined as a father of experimental genetics. जल्दी जल्दी आप फटाफट आंसर मिलते जाए मुझे. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? प्रशांति. पेटरसन एंड पनेट, right, who is there, called Peterson and Punnett, who say about the chromosomal theory of inheritance, who explained the chromosomal theory of inheritance. T.H. Morgan. Fine, right. हमने chromosomal theory of inheritance को बेटा Sutton and Bori, who experimentally conducted this theory, is basically being the one T.H. Morgan. उस पे हम T.H. Morgan लिख के चलेंगे, ठीक है ना, right. Why Drosophila is selected as a model organism? स्पेसिफिक रीजन चाहिए मुझे, स्पेसिफिक रीजन. शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है. उसके अलावा आर द मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर? मेल और फीमेल को मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ. एग्जैक्टली, बॉडी साइज. फाइन, राइट, ओके. नाउ इन व्हिच केस ऑफ लिंकेज क्रॉस बाय मॉर्गन recombinant frequency appear as 37.2%. recombination frequency appear as white eye miniature winged female and red eye normal winged male. Very good, that's very good. So when we have taken the cross between, right, the offspring between the organisms, right, in organisms के बीच में हमने किया, जहाँ पर हम दो चीजों को पढ़ रहे हैं. वन इज डिफाइनिंग अप द कंप्लीट आई कलर, सॉरी आपका यहाँ पर, हाँ, आई कलर रेड एंड व्हाइट, another is being describing the wing size. The number of recombinant produced in the progeny, produced in the population, if less than 50%, then the genes are possibly showing. If recombinant frequency appear to be less than 50% linkage, कौन सा? पूरा बोलो ना. Incomplete linkage. Incomplete linkage. जहाँ पर linkage 0% हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? Complete linkage. बिल्कुल, जहाँ recombinant हमारे पास 0%, वहाँ complete linkage, right. If recombination frequency is equal to 50%,
If recombination frequency is equal to 50%, then Only. it appear as yes. बिल्कुल, तो हमारे पास क्या follow करेगा? Non-linkage. Simply we can say independent assortment. It is going to follow with the independent assortment. बिल्कुल, independent assortment को follow करेगा. Correct. Right. उसी के साथ साथ अब यहीं पर right, moving to the next part. Right. If we will identify, अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, हम जीन का identification करते हैं, जीन interaction करते हैं, two genes are present together such that the effect of one gene is controlled by the effect of another gene. क्या होगा आंसर? One gene is controlled by the another gene. Codominance. One gene effect is controlled by another gene, non-allelic gene interaction. क्योंकि वो मास्किंग भी कर सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री भी शो कर सकता है, वो सप्लीमेंट्री भी शो कर सकता है, सब कुछ शो कर सकता है ना, राइट? तो उसके बेसिस पे हम क्या लेके चलेंगे? इट इज गोइंग टू शो द फॉलोइंग. क्या शो करेगा हमारे पास? राइट, इट इज बीइंग हैविंग द प्रोसेस ऑफ, इसके पास क्या है यहाँ पर? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन. इफ मास्किंग इज गोइंग टू अकर देन, क्या कहते हैं उस इफेक्ट को? अब ये तो नहीं भूलना चाहिए था. अगर मास्किंग होती है तो क्या कहते हैं उसको? एपिस्टासिस. If masking is occurring, then we define that as the epistasis. उसको हम epistasis define करते हैं ना बेटा, जब हम masking कर रहे हैं, right? और जब masking नहीं कर रहे हैं तब हम उसको क्या कहेंगे यहाँ पर? That is being the one called complementary supplementary gene interaction. याद आ रहा है सबको? Right? What is the F2 phenotypic ratio for complementary gene interaction? F2 phenotypic ratio for complementary gene interaction. Still no response. Very good. क्या हो गया आज सोचा होगा नहीं देना जवाब, नाराजगी है कोई? 9:7, राइट लवली, राइट, यस. सो इट्स बीइंग द 9:7, बिल्कुल ठीक है, राइट. तो बेटा दोनों उसका आंसर जब आप लोगों को पता है तो वो चीज का आंसर देना है ना फिर, राइट. सो वी विल से 9:7 इज बीइंग द वन, जो रेशियो हमारे पास किसके लिए आती है? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, राइट. फॉर डोमिनेंट एपिस्टासिस, for dominant epistasis the ratio is 12:3:1. 12:3:1, बिल्कुल 12:3:1 for the dominant epistasis, right. 9:3:4 for the recessive epistasis, right. and complementary gene interaction के लिए हमारे पास ratio कम appears to be, right. ratio हमारे पास क्या आएगी? which is being defined as complementary के लिए 9:7 हमारे पास आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, right. उसके बाद which mutation leads to change in the open reading frame? Which mutation leads to change in the open reading frame? Frame shift. Frame shift, बिल्कुल. Frame shift mutation, or we can say the gibberish mutation is the one जो cause करेगा, right, change in the open reading frame में पूरा का पूरा change cause करेगा, उसे हम define करते हैं, ठीक है, right. उसी के बाद हमने कहा यहाँ पर the next one, right. What is the major effect of the UV radiations? What is the major effect of the UV radiations? UV radiations का मेन इफेक्ट क्या होता है? Thymidine dimerization. Thymidine dimerization, बिल्कुल. Thymidine dimerization, right. Thymidine dimerization is going to be responsible for this, right. Which disorder resulted due to the frame shift mutation? Which disorder resulted due to the frame shift mutation? Thalassemia. बिल्कुल, thalassemia, right. Thalassemia resulted due to the frame shift mutation, right. बिल्कुल ठीक है, राइट. उसी के साथ साथ अब हमने कहा यहाँ पर, राइट, एक मिनट आती हूँ मंची का उस क्वेश्चन पे भी बेटा, राइट. थैलेसीमिया हमारे पास है जो हम कहेंगे ठीक है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कॉज करता है, और आफ्टर दैट इफ वी विल रिकॉग्नाइज, राइट, कि हमारे पास which disorder can be completely observed by karyotyping? Which disorder can be completely observed by karyotyping? Down syndrome. Yes, Down syndrome can be observed, बिल्कुल ठीक है, right. Down syndrome can be observed by this, ठीक है, right. Fine everyone, यहाँ तक के डाउट सबको क्लियर हो गए हैं अच्छे से, पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है. अब जितनों के मुंह नहीं खुल रहे थे, जवाब नहीं आ रहे थे, I want everyone
टू रिस्पॉन्ड बेटा, अदरवाइज कैसे क्लियर होगा टॉपिक, कैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको आती हैं चीजें? टेल मी. Okay everyone, so let's start with the recap for the 11th के recap से start करेंगे हम, right? Now moving to the first one. अच्छा 11th के पहले chapter बताओ जो problem वाले हैं. Tell me that chapter first of all. जल्दी से. फिर मैं start करूँ revision से. हाँ जी. सब कुछ आता है 11th में, recap की जरूरत नहीं है? नहीं है तो पहले ही बता दो मुझे. बहुत अच्छी बात है. Plant kingdom. Plant kingdom, okay. Biological classification. ठीक है, biological classification. Biological classification and plant kingdom. That's the main thing. Fine. Chalo. Let's start with the plant kingdom then. Plant kingdom से start करते हैं. ठीक है. Okay guys. So एक quick recap करेंगे फटाफट से plant kingdom का. उसके specific part NCERT भी upload करूँगी मैं भी उसकी. Ma'am 1 minute please. अच्छा 11th के notes खोल लेना अपने. Yes ma'am. ठीक है. सो जो नोट्स हैं ओपन दैट, रिवाइज करते चले जाएंगे, वरना रिकैप के नोट्स भी ये तो शेयर करूंगी मैं आपके साथ, रिकैप वाले नोट्स, बट रिवाइज टिल दैट पॉइंट. ओके, जस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट, जरा ऑफिस से कॉल आ रहा है, जस्ट एक मिनट. Okay everyone, so let's talk about the plant kingdom. Now plant kingdom की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे मेन चीज right we have to talk about is the classification of plant kingdom. Now as we are talking about the classification, तो classification में हमने सबसे पहले plants को classify किया on the basis of, right? हमने किस basis पे plants को classify किया, right? तो remember सबसे पहले हम इसको classify करते हैं on the differentiated और undifferentiated plant body. अब next class में ना मुझे plant kingdom सबका एक बार revision में चाहिए, ताकि एक बार recap हो उसका आपके दिमाग में, तभी हम ये वाला जब करेंगे तो समझ आएंगी चीजें और याद भी होंगी साथ साथ, राइट? तो हमने कहा था यहाँ पर इट इज ईदर गोइंग टू हैव दी अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जहाँ हमने कहा नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ इज देयर. तो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी को कौन से डिवीजन में डालते हैं जल्दी से? In which division do we place it? Thallophyta. Yes. Thallophyta. बिल्कुल, we will place it under the thallophyta. जहाँ पर हमारे पास differentiated plant body आ गई, तब हमने कहा क्योंकि differentiation हो गया है तो बहुत सारे अलग अलग नए नए फीचर्स आ चुके हैं. हमने कहा सबसे पहले atracheophytes, that is without vascular
टिश्यू, यूनिवैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो ए ट्रैकियोफाइट्स को हमने प्लेस कर दिया अंडर ब्रायोफाइट, राइट, एंड देन वी विल से नेक्स्ट वन हमने डिफाइन किया ट्रैकियोफाइट्स, और ट्रैकियोफाइट्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है हमारे पास, which show the development of vascular tissue. अब जब हम ट्रैकियोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हमने क्लासिफाई कर दिया अगेन 2, राइट। जब हमने 2 में क्लासिफाई किया, हमने कहा यहाँ पर A spermatophytes, that is without seed development. अब A spermatophyte without seed development कहा, we have the member called pteridophyte. And spermatophyte में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? Gymnosperm and angiosperm. Correct. Gymnosperm, angiosperm. Right. Now we say Thallophyta is the one which is without embryo development. Embryo का development नहीं है, without embryo development is, right? No embryo development is going to be there. तो हमने कहा without embryo development, and along with this, they are the one which have non-jacketed sex organs, right? Now, bryophytes are the first embryophytes and first archegonids. Correct? Note करो एक बार उसको. Okay guys, now in this हमने कहा first archegonids, एक नाम और देते हैं ब्रायोफाइटा को, क्या नाम देते हैं? Who will tell me? ब्रायोफाइट्स को हम एक स्पेसिफिक नेम और देते हैं. Amphibians of plant kingdom. Yes, बिल्कुल. Amphibians of plant kingdom. बिल्कुल. Amphibians of plant kingdom. Now pteridophytes. Pteridophytes are the first tracheophytes. पहले tracheophytes हैं. That is why they are called botanical snakes of plant kingdom. Correct? Right. Gymnosperms are the first spermatophytes. But with development of, किसकी development होगी? Naked seed.
Yes. Naked seed. Naked seeds. And angiosperms are the most advanced plants. सबसे एडवांस प्लांट हमारे पास है। क्यों? क्योंकि इनके पास भी क्या आ चुकी है? फ्रूट डेवलपमेंट। क्लियर? अच्छा, क्रिप्टोगैम्स में हम किसे रखते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा and Pteridophyta. All are placed as the cryptogams. Means non-flowering, non-seeding. Phenidogams. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? राइट? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ का नॉर्मल इंट्रोडक्शन एवरीथिंग कंप्लीटेड। नाउ अब हमने कहा यहाँ पर वी से इट्स बीइंग द वन जो ये फॉलो कर रहा है हमारे पास, राइट? कि ठीक है हमारे पास है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेगडो, जिम्नो, एंजियो, एवरीवन इज बीइंग वर्किंग इन प्रॉपर, राइट? हर एक कोई प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, हर एक कोई हमें यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि ठीक है, राइट, दीज आर बीइंग द वन जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, राइट? अब पॉइंट ये आता है हमारे पास कि इट्स बीइंग द वन जहाँ पर हमने कहा दैट ये पूरे के पूरे ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें लाइफ साइकिल क्या चलती है? तो मेन तो सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि लाइफ साइकिल्स के, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे ना वो इन पांचों के ही स्पेसिफिक लाइफ साइकिल पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक कॉमन लाइफ साइकिल पैटर्न देखते हैं, फिर हम इन पांचों के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लाइफ साइकिल के देखेंगे। लाइफ साइकिल में हम क्या लेके चलते हैं? लाइफ साइकिल डिफाइन, नंबर फर्स्ट ए पार्ट हमारे पास आता है जहाँ पर मैंने लिया कि प्लांट बॉडी मेरे पास हैप्लॉइड है, मतलब प्लांट बॉडी में जितने सेल्स हैं वो क्या है मेरे पास? n। अगर प्लांट बॉडी में जितने भी सेल्स n हैं एंड इफ इट विल गो फॉर द टास्क ऑफ द gametogenesis, which is meaning as gamete formation, to tell me guy by mitosis or by meiosis? Mitosis. Mitosis. One as the male gamete, another as the female gamete are formed, N and N, right? Both these male gamete and female gamete go for the syngamy, where syngamy can be isogamy, anisogamy, meaning बताओ फटाफट से। क्या मीनिंग होता है आइजोगैमी का? आइजोगैमी सिंपली मीन्स जहाँ पर बिल्कुल सेम है, मेल एंड फीमेल आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर इन द साइज ऑल्सो, इन द फ्लैजिला ऑल्सो, दोनों बिल्कुल सेम है, राइट? तो हमने कहा आइजोगैमी, जहाँ एक मेरे पास बड़ा हो गया, एक मेरे पास छोटा हो गया, तो ये हो गया एनाइजोगैमी। एक बड़ा है और नॉन फ्लैजिलेटेड, एक छोटा है और फ्लैजिलेटेड, तो हमने क्या कह दिया? ओगैमी। जहाँ सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? Yes, guys. Ogamy. Yeah, most common type is
Now it lead to the formation of the zygote which is 2n. अब क्या zygote का 2n रहना सही है या 2n से n हो जाना चाहिए? Zygote has to go for zygotic meiosis. बिल्कुल. Germinate as new plant body. Germinate लिख दो बस. राइट कौन सी लाइफ साइकिल है बेटा? क्या नाम दूँ इस लाइफ साइकिल को? हैप्लॉन. वेरी गुड. हैप्लॉन्टिक. Now, in this haplontic life cycle, it's going to be followed by majority of the algae. और algae में भी कौन से? Majority of green algae plus some of the red algae and brown. समझ आया haplontic life cycle everyone? Next पे बढ़ें. Yes, ma'am. Right now tell me diplontic life cycle कैसे start करूँ? Sporophytic plant body. Sporophytic plant body. बिल्कुल ठीक. तो अब हमने कहा यहाँ पे plant body is being the one which is going to be the sporophytic. Now moving to this. Now sporophytic plant body is 2n. What should I go for gametogenesis? Sporic meiosis. Yes. Meiosis. इनका gametogenesis. अब हम स्पोरिक मियोसिस तब करते हैं जब मुझे स्पोर बना के गेमीट बनाना होता है, राइट? Now ध्यान से देखना. Gametogenesis किया, which is actually called as sporogenesis, because following स्पोरिक मियोसिस फॉर्मेशन हो गई माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. राइट नाउ टेल मी अब क्या करूं आगे? Syngamy. नहीं, मेल गमीटोफाइट एंड अभी तो हमने गेमीट बनाया ही नहीं ना. यस, अभी तो हमें क्या करना है? एंडोस्पोरिक और इन सीटू and another one endosporic or in situ germination. राइट अब एंडोस्पोरिक इन सीटू जर्मिनेशन से माइक्रोस्पोर से किसकी डेवलपमेंट कर ली? Male gametophyte and female gametophyte.
नाउ अब क्या होगा, मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट बोथ गो फॉर दी माइटोसिस एंड डेवलपमेंट. एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, मेल गेमीट्स एंड female gametes. Now the male gamete fuses with the female gamete called syngamy. Now syngamy के बाद किसकी डेवलपमेंट होगी अभी यहाँ पर, zygote, that is 2n. Now mature to form embryo. An embryo germinate or develop. Everyone clear? अच्छा अब मैंने इससे बताओ डिप्लॉन्टिक क्यों कहा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी तो कह सकती थी ना, गलत हो जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहती थी तो. यस गलत हो. कैसे, रीजन दो. अगर हम कहते हैं बेटा हमारे पास जो गेमिटोफाइट है, the gametophyte which is being formed is, just a second beta. Okay everyone, yes, so we were being talking about this. हाँ जी, तो अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना कि whenever we say we have this gametophyte ना, gametophyte is dependent, मैंने लाइन बहुत बार लिखवाई थी तब भी, small and reduced in nature. Now tell me, gametophyte is dependent, small, reduced in nature, then it will follow diplontic life cycle. समझ आया point? Yes, ma'am. Right? और अगर हम कहते हैं gametophyte is, but if gametophyte, अगर नाम ध्यान हो gametophyte का तो एक हम पढ़ते थे प्रोथैलस is independent, large and
फोटोसिंथेटिक, तब हम इसको स्टेट क्या देंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये पॉइंट ना दिमाग में फीड कर लो, ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब हमने कहा जिम्नोस्पर्म ऑल, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल एंजियोस्पर्म्स प्लस उसी के साथ साथ ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल एंजियोस्पर्म प्लस फ्यूकस। फ्यूकस पता है कि क्या है? ब्राउन एल्गी। यस, वेरी गुड। Brown. ब्राउन, दे ऑल आर फॉलोइंग कौन सी लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं? Diplontic. यस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन, ऑल प्लस ऑल ब्रायोफाइट्स नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी। एक एग्जांपल तो जरा रेड एल्गी का कोई, नोट्स खुले हुए सामने। पॉलीसिफोनिया। Yes, Polysiphonia. Some of the brown algae that is Ectocarpus, Laminaria. Some of the green algae, पूरी लिस्ट बना लो अच्छे से, गलती को क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल पे ही आएगा। उल्वा एंड क्लैडोफोरा, all of them are following haplodiplontic life cycle. Everyone understood? जहां पर all bryophyte and pteridophyte are following heteromorphic alternation of generation. क्या होता है heteromorphic alternation of generation? बताओ जरा, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। बेसिकली हम क्या कहते हैं इसके अंदर, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर मैं सिंपल सा कहूँ तो मैं इसमें कैसे डील करूंगी इसे, भूल गए? ऐसे मुझे उम्मीद थी। नाउ हेट्रोमॉर्फिक, इसका भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अभी बताती हूँ। ये आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन, ये हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये दोनों आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब ध्यान से देखना है। गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी, लेट सपोज अगर है मेरे पास, ठीक है, मींस प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हाँ जी, इसका आंसर मिलना चाहिए मुझे। प्लांट बॉडी बिल्कुल हैप्लॉइड, बिल्कुल ठीक। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन नेचर। नेक्स्ट, अब मैंने कहा इट विल गो फॉर गैमेटोजेनेसिस, forming gametes. Gamete will go for syngamy, forming zygote as 2n. Zygote will go for maturation, forming embryo. Embryo develop as sporophyte. Sporophyte go for sporic meiosis, producing neospores,
एंड मियोस्पोर डेवलप एज गेमेटोफाइट। तो क्या गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में हैव वी सी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अब समझ आया? देखा, N2N बना और 2NN बन गया वापस से। यस एवरीवन? Yes, राइट। अगर गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट दिखने में सेम होते तो क्या कहोगे? आइसोमॉर्फिक। नहीं सेम है तो क्या कहोगे? हेटेरोमॉर्फिक। डन है यहाँ तक का पॉइंट? क्लियर? अब समझ आया आइसोमॉर्फिक हेटेरोमॉर्फिक? अभी मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगी प्लांट किंगडम की, तो वो पीपीटी जो है उसमें वो बेसिकली जो क्रैश का बैच था मेरा भी, राइट, उसको मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था इन ओनली 2 क्लासेस। वो खत्म हुआ था प्लांट किंगडम, जो हमने 1.5 महीना किया था। तो वो पीपीटी एक बार देखनी है क्योंकि उसमें सिर्फ सारे मेरे रिटन नोट्स हैं, एवरीथिंग, राइट। तो बहुत अच्छे से रिव्यू करना है, सब कुछ देखना है आपको उसके अंदर, राइट, क्योंकि मैं आपको रिकैप उसी में से कराने वाली हूँ, बिकॉज उसमें हर चीज़ है जो आपको याद करनी है। ठीक है, समझ आया पॉइंट? यस एवरीवन, यहाँ तक का क्लियर हुआ लाइफ साइकिल वाला पार्ट सबको सबसे पहले? yes, ma'am. गुड, राइट। अच्छा, उसी के साथ प्लांट किंगडम खत्म करने के बाद, राइट, प्लांट फिजियो के किसी चैप्टर में कोई डाउट है? ट्रांसपोर्ट में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में? क्योंकि हम थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, तो अगर है तो लेट्स टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल। वो चैप्टर मैं प्रायोरिटी पे लूंगी, अदरवाइज आई विल पिक अकॉर्डिंगली। हाँ जी बेटा, अगर मैम, अभी नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? हाँ जी। एक चैप्टर अभी नहीं याद आ रहा है जो हमने बिल्कुल लास्ट में किया था जिसमें बहुत सारे साइकिल्स थे। हार्मोन्स, साइकिल फोटोसिंथेसिस में, वेट फोटोसिंथेसिस में। मिनट। और सबको आता है, सारी जनता जितनी बैठी है? ये सान्या, अभिषेक, जैस्मीन, अंकुर, कुशाग्र। रेस्पिरेशन वाला, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्लांट्स। ओके। क्योंकि अब आप जैसे बताओगे वैसे हम टाइम टेबल बनाने वाले हैं बेटा उसका, रिवीजन का, राइट। तो अब एक मैं आपके लिए यहाँ ज़रा टाइम टेबल बना दूँ, ज़रा ध्यान से इसको सुन लेना, और इस अकॉर्डिंगली आई वांट कि ये कंप्लीट हो। तो ये वीक तो हमारे पास जाएगा प्लांट किंगडम पे। तो प्लांट किंगडम, राइट, सबसे पहले जो आपका होगा नेक्स्ट मंडे तक, मोस्ट प्रोबेबली अगले बार हो जाएगा, बट नेक्स्ट मंडे तक ये क्वेश्चंस करेंगे उसके पैकेज में से, और एनसीईआरटी से करेंगे सबसे में, तो टाइम लगेगा। सेकंड, नाउ योर प्रेफरेंस गाइस, इट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस ही, वो आपको बताना है मुझे कि मैम क्या करूँ मैं। प्लांट्स, Biological respiration. बायोलॉजिकल करवा दो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराना है मुझे, लेकिन अगर एकदम प्लांट किंगडम के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करोगे ना तो दोनों को मिक्सअप कर दोगे, तो बीच में गैप चाहिए 2-3 क्लासेस का। हाँ, अब बताओ। Respiration. रेस्पिरेशन और मिनरल न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट मंडे चला गया, 2 क्लासेस ये भी लेके जाएगा आराम से। थर्ड, अब आपका आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स का क्या स्टेट रहता है वो मुझे नहीं पता आगे क्लासेस का, तो पहले ये चैप्टर तो आपके प्रायोरिटी पे हो जाए, ठीक है। इसमें हमारी 3 क्लासेस चली जाएंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिकैप में। नेक्स्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। मिनरल न्यूट्रिशन देन फोटोसिंथेसिस। ओके, तो मिनरल न्यूट्रिशन में सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाकी तो याद करने वाला है आपका, प्लस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिस इज अगेन गोइंग टू टेक 4 क्लासेस। अब आपका ये स्प्लिट अप बना है 11th के रिकैप का। बाकी के चैप्टर ट्रांसपोर्ट डीपीडी वाला कंसेप्ट, ठीक है, उसके अलावा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वो इसके बाद, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको इसी फॉलोअप के हिसाब से पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग,
नेक्स्ट मंडे, लेट मी ओपन द कैलेंडर, और ये कैलेंडर ये जो मैं ओपन कर रही हूँ ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इस हिसाब से अगर फॉलो करोगे तो रिवीजन क्लास का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है बेटा। नेक्स्ट मंडे 30th है। अच्छा नेक्स्ट मंडे 30th है। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट थर्सडे कर देते हैं इसको, मंडे नहीं, नेक्स्ट थर्सडे, क्योंकि नेक्स्ट मंडे 30th में शायद मेरी मीटिंग होगी, तो आपकी शायद उस दिन फिजिक्स की क्लास होगी। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्सडे इफ यू विल सी ऑल पैकेज क्वेश्चंस ऑफ 12th, इसके डाउट्स मेरे पास थर्सडे मॉर्निंग से आने शुरू हो जाने चाहिए ग्रुप पे, जो डाउट्स हैं आपके, ठीक है राइट। ये पूरा पार्ट 12th का खत्म हो जाए नवंबर के एंड पे, दिसंबर के फर्स्ट वीक पे, इसके बाद मुझे उठाना ना पड़े इस चीज़ को। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि अभी भी मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, तो आपने कहा था अभी मैम फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है, तो लास्ट वाले 2 चैप्टर नहीं हुए, रिमेंबर दैट्स योर स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसीलिए वो पार्ट खत्म करने के बाद आई वांट कि उसके साथ वो सारे पैकेज के जितने क्वेश्चन, चाहे वो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, चाहे वो मॉल बायो का क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है, 12th का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन बिटवीन इसके भी हम क्वेश्चंस 12th के लेते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा ये पॉइंट? फाइन एवरीवन? राइट, ओके, तो दिस इज अ टाइम टेबल फॉर यू, राइट। और एज आई सेड कि हर क्लास में हम 12th का रिकैप करते रहेंगे, राइट। तो जो भी 12th का टॉपिक है वो क्लास 3 बजे हमारी शुरू होती है, 15 मिनट पहले टेलीग्राम पे मुझे दिख जाए कि ये टॉपिक है 12th का जो आज की क्लास में हमें रिवाइज करना है, राइट। आपकी चॉइस है, सब कुछ अब मैंने देखो आप पे छोड़ दिया, दिस इज जस्ट यू कि यू से एंड आई विल टीच, राइट। अभी तक था कि हाँ मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ा रही थी, अब आप बताओगे कि मैम ये चीज़ अभी रिवाइज और करनी है, राइट। तो दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर यू गाइस, जो चीज़ें नहीं समझ आई हैं वो सब चीज़ें मिल जाएं, वो सब चीज़ें आराम से पूरा अच्छे से करते रहो, ताकि ये टाइम यूटिलाइज कर सको, राइट, बिकॉज ये टाइम फिर दोबारा नहीं आना, राइट। और दिसंबर तक क्लासेस चलती है, 15 जनवरी तक क्लासेस चलती हैं, जब तक क्लासेस चलती है तब तक हमें ये कोशिश करनी है कि हम पूरा चार्ट खत्म कर लें। फाइन मैम डन है? प्लस 2 की दोबारा रिवीजन में डाउट्स आते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, तभी मैंने कहा कि हर दिन हम 12th का एक ना एक टॉपिक, जो भी आप कहोगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन से डाउट है, टॉपिक से डाउट है, वॉट एवर थिंग इज देयर, वो 12th का बिल्कुल पूछ सकते हो। इट्स जस्ट एन ओपन डिस्कशन क्लास बच्चा, ये सिर्फ ओपन डिस्कशन क्लासेस हैं, राइट। इसमें सिर्फ इतना है कि आपको जो पूछना है, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, कि एट द एंड मोमेंट आपसे पूछा जाए तो आप ये ना कहो कि नहीं ये डाउट तो अभी भी रह गए हैं मेरे, राइट। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जनवरी के बाद से फेब के पूरा टाइम आरएम बैचेस पे चला जाता है, उस टाइम ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे आंसर कर पाऊंगी, ना वैसे कहीं और आंसर हो पाएगा, क्योंकि क्लासेस नहीं होंगी। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन इज दिस, राइट, कि जितना डाउट्स 12th में है और जो भी 11th में डाउट्स हैं, राइट, वो सब जनवरी तक के टाइम में कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं उसके बाद डाउट्स होंगे नहीं, होंगे डाउट्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ टॉपिक वाले डाउट डिस्कस हो जाएंगे, राइट। तो इसी वजह से टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड छोटे से छोटा डाउट नहीं समझ आ रहा, 2 बार समझना है, कोई बात नहीं, फील फ्री एंड से, क्योंकि आप नहीं बोलोगे, जैसे आज की क्लास में किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, राइट, एंड दैट्स वेरी 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 डिस्टर्बिंग थिंग फॉर मी, कि जेनेटिक्स में इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की फिर भी मुझे आंसर नहीं मिला, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू गाइस टुडे, राइट। तो ये रिस्पॉन्स मुझे आगे की क्लास में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, राइट। हर एक कोई अपने आप को अनम्यूट करके बोलेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बीच में, क्या चल रहा है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है। नोट्स आप खोल के बैठे हो ऑलरेडी बेटा, तो बोलना वैसे भी आसान है, राइट। और इनके शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते रहना, भले ही वहाँ बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं, बट इनके बनाते रहना, ठीक है। फाइन, ओके गाइस, राइट। तो अब